हेलो गाइस, यहाँ से हम अपने लेक्चर नंबर 3 को कंटिन्यू कर रहे हैं और अगेन ये लेक्चर आप लोग के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। लेक्चर नंबर 3 में हम लोगों ने कुछ कॉन्सेप्ट को समझा था, जैसे आपका फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है, थर्मल वेलोसिटी क्या होता है, चार्ज कैरियर क्या होता है। ओके, और इससे पहले जो मैंने आपको लेक्चर दिया था, लेक्चर नंबर 2, वहाँ पे हम लोगों ने एमसीक्यूज़ को कवर किया था 1 to 29 तक। तो अभी ये जो लेक्चर है आपका, ये लेक्चर नंबर 4 होगा और अभी हम लोग यहाँ से 30 से कंटिन्यू कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछेगा आपसे। क्वेश्चन बोल रहा है भाई कि आपके पास एक एल्युमिनियम वायर है, राइट। तो अभी आप इमेजिन कीजिए जैसे ये पेन है, इसको आप कुछ देर के लिए मान लीजिए कि ये एल्युमिनियम का वायर है, ओके। और इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको स्ट्रेच कर रहे हैं और सीधी सी बात है भाई, इसको अगर मैं खींचूंगा तो क्या होगा, इसका लेंथ में एक तरीके से इंक्रीमेंट हो जाएगा, राइट। लेकिन जो इसका ओवरऑल डायमीटर होगा ये क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। फिर कहीं ओवरऑल जो एरिया होगा ये क्या होगा, एक तरीके से चेंज हो जाएगा, घट जाएगा। ओके, तो ये बोल रहा है कि अगर डायमीटर आपका आधा हो जाता है तो उस केस में बताइए कि रेजिस्टेंस क्या होगा। ओके, 2 गुना बढ़ेगा, 4 गुना बढ़ेगा, 8 गुना बढ़ेगा, 16 गुना बढ़ेगा। देखिए कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। तो सबसे पहले आप यहाँ पे इमेजिन कीजिए कि मेरे पास ये एक एल्युमिनियम का वायर है और क्योंकि भाई इसको मैं खींच रहा हूँ, इसको खींचूंगा या फिर इसको दबाऊंगा, तो इस केस में क्या होगा, वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट रहने का मतलब क्या, फर्स्ट केस में नहीं, जब ये ओरिजिनल पीस ऐसे पड़ा हुआ था तो इस समय इसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा। और जब मैं इसको खींच दूंगा, मान लेते सेकंड केस में मैंने इसको इस तरीके से खींच दिया, खींच के इसको लंबा कर दिया, ठीक है। खींचने पर सीधी सी बात, लेंथ क्या हो जाएगा आपका, बढ़ जाएगा, लेकिन इसका जो डायमीटर होगा ओवरऑल या फिर कहीं जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा वो क्या होगा, चेंज हो जाएगा। लेकिन क्या है, दोनों केस में जो वॉल्यूम वन केस में होगा वही आपका क्या होगा, वॉल्यूम सेकंड केस में भी होगा। वॉल्यूम कब चेंज होता है, वॉल्यूम भाई तभी चेंज होगा जब इसके अंदर कुछ बाहर से एडिशनल चीज़ ऐड कर रहे हैं या फिर कहिए इसको आप एक तरीके से अंदर से कुछ निकाल रहे हैं, मतलब इसको अगर कट करते तब आपका वॉल्यूम चेंज होता है, फिर कहिए बाहर से अगर कुछ डालते तब आपका वॉल्यूम चेंज होता है, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग कुछ ऐड भी नहीं कर रहे हैं, कुछ इसमें से रिमूव भी नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा, आपका वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट रहेगा। केस 1 का भी वॉल्यूम वही रहेगा, केस 2 का भी वॉल्यूम वही रहेगा। तो इसको स्टार्ट करने से पहले देखिए, जब भी आपसे डायमीटर में बोले ना कि डायमीटर आधा हो जा रहा है या फिर कहीं डबल हो जा रहा है या फिर कहीं 4 टाइम्स हो जा रहा है, तो जब भी डायमीटर की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए, रेजिस्टेंस इक्वल टू होता है आपका रो एल बाय एरिया, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को थोड़ा सा मेरे को एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे ऊपर नीचे एरिया से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूँ तो सीधी सी बात है, एरिया रे कट जाएगा, राइट। तो ऑटोमेटिक क्या होगा, आपका फॉर्मूला में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, राइट। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर नीचे एरिया से मल्टीप्लाई, एरिया से डिवाइड कर दे रहा हूँ। तो अब आपको पता है आर इक्वल टू ये जो एल इंटू एरिया हो गई क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बन जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है भाई, एल इंटू बी इंटू एच, ठीक है। ऐसा आपको पता होना चाहिए। तो एरिया क्या होता है, एल इंटू बी होता है। और ये आपका सॉरी मतलब ये आपका थोड़ा सा ज्योमेट्रिक है भाई, ठीक है। ज्योमेट्री अगर आपने पढ़ा है तो आपको ये दिक्कत नहीं होना चाहिए। रो और ये आपका एल इंटू एरिया क्या बन जाएगा, वॉल्यूम बन जाएगा, ठीक है। डिवाइडेड बाय आपका क्या हो जाएगा, एरिया स्क्वायर हो जाएगा। अब आप खुद सोचिए, ये रो क्या होता है, हमेशा एक वायर के लिए फिर कहिए एक मटेरियल के लिए हमेशा कांस्टेंट रहता है। जैसे आप यहाँ पे एल्यूमिनियम यूज़ कर रहे हैं तो रो का वैल्यू क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। वॉल्यूम आपका यहाँ पे कांस्टेंट है, तो ऊपर वाला वैल्यू क्या है, ओवरऑल कांस्टेंट रहेगा। ओके, तो यहाँ पे जो आपका रेजिस्टेंस है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके ऊपर, एरिया के स्क्वायर के ऊपर। और इस सिंबल को जब आप रिमूव कीजिएगा तो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा और ये हो जाएगा आपका एरिया स्क्वायर। तो जब भी आपके डायमीटर में बोले कि दो डबल कर रहे हैं, हाफ कर रहे हैं, ठीक है, 4 टाइम्स कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप सीधे सीधे ये वाला फॉर्मूला आप अपने माइंड में रखेंगे। ओके, तो अब देखिए, अब हम लोग यहाँ पे अपने केसेस को स्टडी कर रहे हैं। तो केस 1 लेकर के चलता हूँ। केस 1 में जो आपका रेजिस्टेंस होगा मान लेते हैं R1 है, और अभी हम लोग ये वाला फॉर्मूला लेके चलेंगे। तो R1 इक्वल टू के कुछ कांस्टेंट होगा डिवाइडेड बाय यहाँ पे एरिया गुना एरिया है, 2 बार कर दे रहा हूँ ऐसे, स्क्वायर है तो 2 बार ऐसे लिख रहा हूँ, समझिए, क्योंकि इसी में वैल्यू पुट करने में गलती होता है आप लोग से। सबसे पहले मान लेते हैं जो फर्स्ट केस में जो आपका डायमीटर था ये मान लेते हैं डी है, ठीक ना भाई, डी मीटर था। तो सीधी सी बात है, रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी बाय 2 हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करें, के ऊपर का वैसे रहेगा, एरिया क्या होता है आपका, क्योंकि वायर है तो वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया लिखते हैं यहाँ पे, तो पाई आर स्क्वायर गुना, ये तो एक एरिया हुआ, ठीक है, एक और एरिया है यहाँ पे, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, R1 इक्वल टू के डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे पाई, 2 पाई है यहाँ पे, देख रहे हैं, पाई पाई, तो पाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इनटू अब ये है आपका एक आर स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा, डी बाई 2 का स्क्वायर, और एक और यहाँ पे आर स्क्वायर है, यानी डी बाई 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से आपका R1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, के पाई स्क्वायर। अब देखिए तो ये डी का यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी का पावर 4 हो जाए ना, क्योंकि इसके पे स्क्वायर है, इसके पे स्क्वायर है, ठीक है। तो ये हो जाएगा डी का पावर 4,
और ये नीचे में देखिए तो 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4, और यहाँ पे भी 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4, और ये सब गुना में तो 4 से 16, और ये नीचे आ जाएगा 16 आपका। ठीक है, तो ये R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, के पाई स्क्वायर डी का पावर 4, ये 16 ऊपर चला जाएगा यानी 16। ठीक है, ये आपका अभी R1 का वैल्यू है। ओके, अब हम लोग यहाँ पे सीधे सीधे R2 के ऊपर अब फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो R1 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, R1 है आपका k इंटू 16 डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर इंटू डी का पावर 4। अब हम लोग सेकंड केस को स्टडी करेंगे भाई। ठीक है, केस 2 में देखिए आपका बोल रहा है यहाँ पे कि डायमीटर आधा कर दिया जा रहा है। सबसे पहले आपका फॉर्मूला क्या होगा, R2 इक्वल टू के एरिया इंटू एरिया। ठीक है, अब यहाँ पे A2 कर लिए, कुछ भी कर लीजिए, आपको कोई वो नहीं है भाई। ठीक है, अब इसको और अगर हम लोग ओपन करके लिखें तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर गुना पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग को भाई इसमें पता है कि डायमीटर क्या हो जा रहा है, पहले से आधा हो जा रहा है। ठीक है, तो पहले अगर d था मेरा तो अभी क्या हो जाएगा, d/2 हो जाएगा। समझ रहे बात को, पहले केस में फर्स्ट केस में मैंने यहाँ पे डायमीटर d माना है, d मीटर, तो सीधी सी बात है अभी क्या हो जाएगा, d/2 मीटर हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे रेडियस निकालूँ तो d/2 तो अपने आप में डायमीटर है, और फिर से इसको क्या करना पड़ेगा, 1/2 से भागा देना पड़ेगा, तब जाके ये रेडियस बनेगा। यानी r इक्वल टू क्या हो जाएगा, d/4 हो जाएगा। ओके, तो अब हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना है, R2 इक्वल टू के, यहाँ पे 2 जगह पाई है ना, तो पाई स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे आर स्क्वायर है। ठीक है, तो आर का वैल्यू अब इस बार ये पुट करेंगे, d/4 का स्क्वायर गुना एक और आर है यहाँ पे आर स्क्वायर। ठीक है, तो d/4 का स्क्वायर। ओके, तो अब देखिए इसको सॉल्व कर लेना है हमें, k डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर, ये डी स्क्वायर। ठीक है, तो क्या होगा, d का पावर 4, और ये क्या है 4 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा नीचे में 16, और ये भी 4 का स्क्वायर 16, और सब गुना में, यानी 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256। ठीक है, तो क्या हो जाएगा k, और 256 ऊपर आ जाएगा डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर इंटू डी का पावर 4। अब देखिए तो यहाँ से अगर R2 को मैं ऐसे एडजस्ट करके लिखूँ k, 256 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 16 गुना 16 लिख सकता हूँ, क्योंकि 16 गुना 16 क्या हो जाएगा, 256 हो जाएगा। ओके, पाई स्क्वायर डी का पावर 4। अब देखिए तो अगर मैं ये वाला वैल्यू देखूँ तो ये वाला वैल्यू क्या था आपका, R1 के बराबर था। ठीक है, R1 भाई ये देखिए ना, k गुना 16 पाई स्क्वायर डी का पावर 4, k गुना 16 पाई स्क्वायर डी का पावर 4, ये क्या है R1 है, तो इतने की जगह R1 पुट कर सकता हूँ, यहाँ पे आपका 16 रह जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप अपने डायमीटर को आधा कर देंगे तो उस केस में जो आपका सेकंड केस का रेजिस्टेंस बनेगा क्या हो जाएगा, पहले का 16 गुना हो जाएगा। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 16 टाइम्स जो है बढ़ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए सेमीकंडक्टर का कैसा टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, तो नेगेटिव हो जाएगा। बताया हुआ है मैंने आपको, थर्मल स्पीड आपको ऑलरेडी बताया था। थर्मल स्पीड क्या होता है, बहुत ही फास्ट होता है। इसका थर्ड हो जाएगा। कैसे ये होता है, क्योंकि नेचर्स ने इसको क्या कर रखा था, हीट कर रखा था, तो इसमें हम लोग बात नहीं करेंगे। अगला है कॉन्स्टेंटन। देखिए जब हम लोग टेम्परेचर कोफिशिएंट के ऊपर बात कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कुछ ऐसे एलॉयज़ होते हैं जिसको टेम्परेचर से कोई लेना देना नहीं होता है, यानी टेम्परेचर को घटाइए बढ़ाइए उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो कॉन्स्टेंटन हो गया, यूरोका हो गया, ठीक है, मैग्नीन हो गया, ये सब क्या था आपका स्टैंडर्ड रजिस्टर बनाने के लिए हम लोग एलॉय यूज़ करते, तो उसका थर्ड हो जाएगा। ठीक है, नेग्लिजिबल स्मॉल टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द रेजिस्टेंस, मतलब इसको कोई मतलब नहीं होता है टेम्परेचर से। उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है भाई कि आपके पास 2 मीटर एक वायर है, इसका आपका क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ है, और इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसका देखिए रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है। ठीक है, यूनिट पकड़िए ना, ये ओम दिया हुआ है सिर्फ और सिर्फ। ठीक है, तो रेजिस्टेंस आपको यहाँ पे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बताना है। ऑप्शन में भी देखिए ओम मीटर क्या होता है, ओम मीटर आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का होता है, तो यहाँ पे रो का वैल्यू निकालना है आपको। तो सीधे सीधे हम लोग करेंगे, रो बराबर क्या होता है, R/L। अब बोलिए ये फॉर्मूला कहाँ से है, तो वही है, R इक्वल टू क्या होता है, रो L बाय एरिया। तो यहाँ से आप रो का वैल्यू निकाल लीजिए, R/L हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए सब चीज़ दिया हुआ है आपका क्वेश्चन में। ओके, तो सबसे पहले देखिए रेजिस्टेंस आपका दिया हुआ है 1.6 इंटू 10⁻⁻8। ठीक है, एरिया आपका दिया हुआ है 2 डिवाइडेड बाय आपका यहाँ पे लेंथ दिया हुआ है आपका 2, तो 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ वही बचेगा 1.6, यानी इसका आंसर पहला हो जाएगा। ओके, और अगर हम यहाँ पे यूनिट की बात करें तो देखिए यूनिट कैसे निकलता है, आपसे यूनिट पूछता है बहुत बार, रजिस्टिविटी का यूनिट बताइए, तो रो इक्वल टू इतना है ना। तो देखिए फॉर्मूले को ही हम लोग को आर के जगह में क्या लिखूँ, ओम, एरिया के जगह क्या लिख दूँ मैं, मीटर स्क्वायर,
और यहाँ पे एल है तो एल का भी क्या होता है, लेंथ को मीटर में नापते हैं, तो 1 से 1 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका ओम मीटर आ गया। ओके, तो इस तरीके से हम लोग यूनिट निकालते हैं, सीधे सीधे आपको फॉर्मूला बस पता होना चाहिए। अगला बोलता है कंडक्टिविटी का यूनिट बताइए। तो देखिए कंडक्टिविटी मतलब क्या है, यहाँ पे सीधे सीधे सिग्मा की बात हो रही है यहाँ पे। देखिए ये इंपॉर्टेंट है भाई, इसको थोड़ा मैं क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले देखिए रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है कंडक्टेंस, यानी 1/g बोलते हैं, ठीक है। या फिर कहिए अगर आप कंडक्टेंस निकालना चाहते हैं तो क्या होगा आपका, ये 1/r होगा, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होता है। तो आपको पता है भाई 1/रो के जगह हम लोग क्या लिखेंगे बताइए, रेजिस्टेंस के जगह क्या लिखेंगे हम लोग, रो एल बाय एरिया। तो एरिया ऊपर चला जाएगा, यानी क्या हो जाएगा एरिया डिवाइडेड बाय रो एल, ठीक है। तो जी बराबर हो जाता है आपका एरिया डिवाइडेड बाय रो एल। अब इसको अगर मैं एडजस्ट करके लिखूं तो एरिया बटा एल, और ये रो क्या हो जाएगा 1/रो लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो 1/रो का जो होता है ना, यानी कंडक्टिविटी, देखिए यहाँ पे एक होता है कंडक्टिविटी और एक होता है आपका रजिस्टिविटी। तो कंडक्टिविटी क्या होगा, रजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होगा, समझ रहे बात को, यानी 1/रजिस्टिविटी। ओके, इसको हम लोग सिंबल से सिग्मा बोलते हैं, इसको हम लोग यहाँ से रेजिस्टिविटी को सिंबल से रो बोलते हैं। ओके, तो ये दोनों क्या एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, यानी 1/रो को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिग्मा लिख सकते हैं। ओके, तो ये क्या हो जाएगा ओवरऑल जी बराबर, ये हो जाएगा एरिया और इसकी जगह हम लोग सिग्मा लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय यहाँ पे लेंथ। ओके, तो ये आ गया आपका जी का वैल्यू। ओके, तो यहाँ से अब मेरे को इसका यूनिट पूछा है ना, तो इसका पहले फॉर्मूला निकालिए, क्या हो जाएगा सिग्मा इक्वल टू कंडक्टेंस इंटू एल डिवाइडेड बाय एरिया। कंडक्टेंस का यूनिट होता है उल्टा ओम, यानी इसको महो बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे लेंथ का यूनिट हो जाएगा मीटर और ये हो जाएगा आपका एरिया का स्क्वायर, मतलब मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो 1 से कट जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका ओम, और नीचे में 1 मीटर बचा है तो पर मीटर बोलते हैं। ओके, तो इस तरीके से हम लोग इसका यूनिट निकालते हैं। तो ये सब आना चाहिए आपको, सॉरी महो पर मीटर होगा ना, महो है यहाँ पे भाई, ये महो है। ओके, तो महो पर मीटर हो जाएगा। अगला बोलता है टेम्परेचर कोफिशिएंट जो होता है किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो नेचर्स ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर के ऊपर। ओके, अब आप बोलिए ये कैसे आपने पता कर लिया, तो यहाँ पे फॉर्मूला देखिए ना, यहाँ पे ये सब सिंपल है भाई, ठीक है। अल्फा का वैल्यू अलग अलग टेम्परेचर, मतलब अलग अलग मटेरियल पे अलग अलग चीज़ होता है, और टेम्परेचर पे ऑलरेडी मैंने आपको एक लेक्चर दिया था, स्पेसिफिक लेक्चर बना करके दिया था, तो उसमें आप देख रहे थे टेम्परेचर बढ़ाएंगे घटाएंगे तो आपका अल्फा का वैल्यू चेंज हो रहा था। जैसे आपने वहाँ पे देखा था अल्फा को 0 डिग्री पे निकाले तो कुछ और वैल्यू आ रहा था, अल्फा को 18 पे निकाले तो कुछ और आता है। टेम्परेचर पर वेरी करता है और नेचर ऑफ मटेरियल क्या है उस पर वेरी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब एग्जाम में आपका बनेगा क्वेश्चन। बोल रहा है आपके पास एक कॉपर का वायर है जिसका अभी स्टार्ट इनिशियल रेजिस्टेंस, यानी फर्स्ट केस का जो रेजिस्टेंस है ये आपका है अभी R0। अब इसको बोल रहा है खींच रहे हैं, इस कॉपर के वायर को खींच दे रहे हैं, तब तक खींच रहे हैं जब तक कि इसका जो लेंथ है ये n टाइम्स ना हो जाए। n टाइम्स मतलब पहले का n गुना, ठीक है। तब बताना आपका रेजिस्टेंस क्या होगा। तो देखिए ये भी आपका उसी बेसिस पे बनेगा। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बोला है कि आपके पास एक कॉपर का वायर है, ओके, और यहाँ पे लेंथ के ऊपर फोकस कर रहा है। तो अगेन वही चीज़ है भाई, लेंथ को खींचेंगे या फिर इसको दबा देंगे तो हमेशा क्या वॉल्यूम बराबर वॉल्यूम होगा। ओके, तो यहाँ पे वही वॉल्यूम बराबर वॉल्यूम। तो अब देखिए सबसे पहले मान लेते केस 1 में जो आपका रेजिस्टेंस था इसने लिख दिया R0 था, तो R0 इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, आपका रो L1/A1 मान लेते हैं। आपका फर्स्ट केस में इसका जो लेंथ था A1 था, इसका जो एरिया था मतलब L1 था, इसका एरिया A1 था। ओके, अब हम लोग सेकंड केस पे आते हैं। तो सेकंड केस में बोला क्या कि इसका जो रेजिस्टेंस होगा, तो R2 लिख देता हूँ, मतलब सेकंड केस में जो रेजिस्टेंस होगा ये क्या हो जाएगा आपका रो वैसे का वैसे ही रहेगा। बोल रहा है कि जो लेंथ है यहाँ पे L2/A2 लिखेंगे पहले फॉर्मूला के हिसाब से। तो L2 क्या है, L2 बोला इसने कि L1 का n गुना हो जाएगा। L1 का n गुना होने का मतलब क्या है, ये सीधे सीधे क्या हो जाएगा n गुना L1 हो जाएगा। भाई रेशियो अगर आपने पढ़ा होगा तो जैसे वहाँ पे होता है ना, जैसे A का एज मान लेते हैं आपका x है, तो b का आपका 2 गुना मतलब क्या हो जाए यहाँ पे 2x हो जाता है ना सीधे सीधे, ठीक है। तो वही है n टाइम्स मतलब क्या सीधे सीधे यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, तो ये मेरा क्या हो गया एक तरीके से L2 हो गया। तो यहाँ पे मैं पुट करता हूँ, रो वैसे के वैसे रखते हैं, L2 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ n इंटू L1 लिख सकता हूँ। लेकिन अभी भी भाई मेरे को एरिया नहीं पता, A2 की जगह मैं क्या पुट करूँ, तो A2 मेरे को निकालना है। लेकिन हम लोग को पता है कि वॉल्यूम बराबर वॉल्यूम होगा, दोनों केस में वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। तो फर्स्ट केस में मान लेते हैं A1 इंटू L1 ये वॉल्यूम होगा, सेकंड केस में क्या हो जाएगा A2 इंटू L2, क्योंकि वॉल्यूम बराबर क्या होता है एरिया इंटू लेंथ। ओके, तो यहाँ से अगर मैं A2 का वैल्यू निकालूँ तो A2 इक्वल टू क्या हो जाएगा A1 L1 डिवाइडेड बाय L2, और L2 का अगर मैं वैल्यू पुट कर दूँ यहीं पे तो क्या हो जाएगा आपका A1 L1 L2 का वैल्यू मेरे को पता है n टाइम्स L1,
तो L1 कट जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, A2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A1 डिवाइडेड बाई N। तो इसका वैल्यू हम लोग पुट करते हैं, नहीं A2 का वैल्यू ये आया, यहाँ पे अगर हम लोग पुट कर दें तो क्या हो जाएगा आपका, रो N L1 डिवाइड, A2 की जगह क्या लिख दूंगा मैं, A2 की जगह मेरा A1 बटा N, तो A1 और N ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, R2 इक्वल टू रो L1 N स्क्वायर डिवाइडेड बाई A1। और अगर आपको पता होगा ये जो वैल्यू है ये क्या है, R0 है, ये N स्क्वायर भाई रो L1 बाई A1, यहाँ पे देखिए रो L1 बाई A1 क्या था, ये आपका R0 ही था ना, तो इसकी जगह मैंने वैल्यू पुट कर दिया R0 का, ये N स्क्वायर हो गया। तो इतना आपका जो है पहले के मुकाबले बढ़ जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। उसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है भाई कि आपके पास एक हॉलो पाइप है। हॉलो पाइप कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे देखिए ये पेन देख रहे हैं ना, जैसे पेन है भाई, ठीक है, तो पेन का इधर क्या है, खोखला है, देख रहे हैं अंदर में एक पूरा खोखला है, तो ऐसा ही हॉलो पाइप है। ओके, तो अगर हम लोग यहाँ पे फोटो से समझे तो ये कुछ इस तरीके का पाइप होगा। ओके, इधर वाला ये क्या है, पूरा ठोस है, सॉलिड है ये पूरा, और अंदर में क्या है, हॉलो है, खोखला है। तो इस तरीके का आपके पास क्या है, एक हॉलो पाइप है जिसका यहाँ पे ओम मीटर यूनिट पकड़ा कीजिए, यूनिट पकड़िएगा तो ज़्यादा इजी होगा। मतलब क्या है, रजिस्टिविटी दिया हुआ है, मतलब रो का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। इतना लाइन पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता, फिर आपका टाइम यहाँ पे सेव होगा, बस यूनिट अगर आप पकड़ लेते हैं तो ओम मीटर, ठीक है, ये आपका दिया हुआ है। आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि इस पाइप का जो लेंथ है ये 1 मीटर है, L इक्वल टू दिया हुआ 1 मीटर, और इसका जो इनर और आउटर रेडियस है ये दिया हुआ 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। ओके, तो इनर रेडियस मतलब क्या भाई, यहाँ से अगर देखें तो ये वाला दिया हुआ है आपका 10 सेंटीमीटर, यानी R1 कर लेते हैं 10 सेंटीमीटर, तो इसको हम लोग स्टैंडर्ड यूनिट में लाएंगे यानी मीटर में लाएंगे, तो क्या हो जाएगा आपका R1 इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए, 0.1 मीटर। ओके, और दूसरा जो है R2 ये 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी क्या हो जाएगा, ये सेंटीमीटर है तो इसको मीटर यानी 0.2 मीटर हो जाएगा। ओके, तो इतना हम लोग का डाटा दिया हुआ है। अब यहाँ से पूछ रहा है कि आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस बताना है, ठीक है। रेजिस्टेंस कहने का मतलब इसी ना सॉलिड एरिया का ही ना रेजिस्टेंस निकलेगा, क्योंकि यही ना ठोस है, इसी के अंदर ना आपका करंट एक तरीके से बहेगा, हॉलो में थोड़ा ना बहेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग थोड़ा सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे जो भी डाटा दिया हुआ था उस डाटा को मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब आपका यहाँ पे रेजिस्टेंस बताना है, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो का वैल्यू दिया हुआ है L बाई एरिया। तो एरिया यहाँ पे क्या होगा भाई, एरिया आपको पता है, सिर्फ और सिर्फ ठोस वाला एरिया हम लोग को लेना है। तो क्या करना होगा आपको सबसे पहले बड़ा वाला सर्कल का एरिया निकालना होगा, और उसमें से छोटा वाला एरिया घटा देना होगा, तो ऑटोमेटिक आपको क्या मिलेगा, ये वाला पोर्शन मिल जाएगा, यानी इसका एरिया मिल जाएगा। ओके, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, रो का वैल्यू लिखिए 2 गुना 10 का पावर 8 गुना लेंथ मेरा 1 है डिवाइडेड बाय एरिया। तो वही है, एरिया क्या हो जाएगा आपका, पाई तो दोनों में कॉमन होगा, एरिया क्या होगा भाई, यहाँ पे सीधे सीधे A1 माइनस A2 कर देते हैं। A1 मान रहे हैं हम लोग का ये बड़ा वाला सर्कल का एरिया है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसको हम लोग लिखेंगे तो यहाँ पे साइड में कर ले रहा हूँ, एरिया इक्वल टू क्या है, A1 माइनस A2, तो क्या हो जाएगा, पाई दोनों में कॉमन है, माइनस निकल जाएगा, R स्क्वायर होता है ना, तो R देखे तो रेडियस कितना है आपका, एक में है 0.2, तो बड़ा वालों को पहले लिखेंगे इंटू 0.2, क्योंकि रेडियस का स्क्वायर होता है, माइनस 0.1 इंटू 0.1, ठीक है। ये वाला वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो पाई आप कॉमन ले लीजिए, ये वाला पूरा वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, 0.2 गुना 0.2 माइनस 0.1 इंटू 0.1। ओके, यहाँ पे माइनस है, और पाई का वैल्यू आपको पता है 3.14 होता है। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ऑटोमेटिक आपका आंसर आ जाएगा, यहाँ से इसका आ जाएगा सेकंड 2.1 इंटू 10⁻⁻⁷। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि आपके पास यहाँ पे एक एल्युमिनियम का पीस है और एक आपके पास जर्मेनियम का है, ठीक है। मतलब दो आपके पास ये एक मेटल्स है और एक आपका जर्मेनियम, मतलब क्या, ये आपका एक सेमीकंडक्टर है। अब और इसको कूल कर रहे हैं मतलब क्या, T1 से T2 तक। T1 मान लेते भाई आपका 100 केल्विन है, T2 मान लेते हैं आपका कुछ भी हो सकता है, मान लेते हैं इसको आप लेके जा रहे हैं 50 केल्विन पे। ओके, मतलब ठंडा कर रहे हैं। तो सीधी सी बात है, ठंडा करने पे क्या होगा, अगर आप एल्युमिनियम को ठंडा करेंगे, ठंडा करने का मतलब क्या कि आप रूम टेम्परेचर से नीचे लेकर के जा रहे हैं उसको, ठीक है, फिर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर नीचे लेके जा रहे हैं, तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा बताइए, घटेगा, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है ना मेटल का। तो एल्युमिनियम के लिए रेजिस्टेंस घटेगा, ठीक है। तो एल्युमिनियम के लिए घटेगा, और जो आपका जर्मेनियम होगा, क्योंकि जर्मेनियम क्या सेमीकंडक्टर है, तो सेमीकंडक्टर में क्या होता है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, यानी इसको अगर आप ठंडा कर रहे हैं तो इसका
रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका, बढ़ेगा। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा 4th नंबर। उसी तरीके से नेक्स्ट है 0 केल्विन बोल रहा है, तो 0 केल्विन मतलब क्या, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब क्या, नेचर्स ने किसी भी चीज़ को हीट नहीं किया हुआ, तो उसमें क्या होगा, ये एक तरीके से इंसुलेटर की तरह काम करेगा। राइट। अगला बोलता है द एग्जाम्पल ऑफ नॉनोमिक रेजिस्टेंस। नॉनोमिक रेजिस्टेंस उसको बोलते हैं भाई जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करने का मतलब क्या है कि अगर आप जिस रिस्पेक्ट में वोल्टेज बढ़ा रहे हो उस रिस्पेक्ट में आपका करंट नहीं बढ़ेगा, यानी लीनियर ग्राफ नहीं बनता है इसमें। ठीक है, नॉन ओमिक मतलब कि आपका ग्राफ कभी भी लीनियर नहीं बनेगा। तो किस में आएगा, ऐसा प्रॉपर्टी होता है कार्बन का। ओके, कार्बन में क्या है कि आप वोल्टेज जिस रिस्पेक्ट में बढ़ा रहे हैं उस रिस्पेक्ट में आपका कभी भी करंट नहीं बढ़ेगा। ओके, अगला है, ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 42 नंबर। बोल रहा है कॉपर का वायर है, इसको भी हम लोग खींच रहे हैं, इतना खींच रहे हैं कि इसका लेंथ जो हो रहा है पहले से कितना हो रहा है, 0.1% बढ़ जा रहा है। तो सेकंड केस में रेजिस्टेंस में कितना चेंजिंग आएगा वो बताना है आपको। इसको भी अब हम लोग सॉल्व करेंगे वैसे ही। तो अभी देखिए क्वेश्चन नंबर कितना है आपका 42। ये आपके पास वही कॉपर का वायर है। तो फर्स्ट केस में देखिए, फर्स्ट केस में मान लेते हैं हम लोग का जो रेजिस्टेंस था R1 था, इसका जो होगा रो L1/A1 कर लेते हैं। ठीक है, इतना था। ठीक है, ये केस 1 में आपका रेजिस्टेंस था और ये अपने आप में क्या होगा 100% होगा। ठीक है, या फिर कहिए अपने आप में क्या होगा 1 मतलब क्या 100%। ठीक है, अब हम लोग का केस 2 थोड़ा सा स्टडी करना है। केस 2 में बोला भाई कि इसका जो लेंथ है, इसको खींच रहे हैं, खींचने का मतलब है क्या, इसका लेंथ जो होगा पहले से बढ़ जाएगा और इसका जो डायमीटर होगा पहले से कम होगा, मतलब पतला हो जाएगा ये। ठीक है, तो आपका जो यहाँ पे सेकंड केस का रेजिस्टेंस होगा, मान लेते हैं R2 क्या हो जाएगा, रो तो दोनों में कांस्टेंट होगा क्योंकि मटेरियल पे डिपेंड करता है, L2/A2 है। ठीक है, तो L2 की अगर बात करें यहाँ पे, तो L2 बोला है पहले से कितना बढ़ जाएगा 0.1%, तो L1 प्लस L1 का 0.1%। ठीक है, इतना बढ़ जाएगा। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100.1 L डिवाइडेड बाय, भाई ये एलसीएम लेंगे ना, एलसीएम लेके जब कीजिएगा तो 100 इतना हो जाएगा और नीचे में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा और यहाँ पे L1 कर दीजिए क्योंकि ये भी L1 है, ये भी L1 है, ये आ जाएगा आपका 1.00 L1। ठीक है, इतना आपका जो है L2 का वैल्यू है। ठीक है, यहाँ पे पुट कर देते हैं। अब यहाँ पे लिखता हूँ R2 इक्वल टू रो L2 की जगह मैं क्या पुट कर दूँ, ये वाला वैल्यू 1.00 L1। यहाँ पे भाई 1 भी होगा ना, 1 होगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय नीचे में एरिया है मेरे को निकालना है। तो सेकंड केस का एरिया क्या होगा हम लोग को नहीं पता, लेकिन हम लोग को पता है वॉल्यूम बराबर वॉल्यूम होता है, यानी वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। तो एरिया अगर हमने अपने देखिए वॉल्यूम बराबर वॉल्यूम, यानी फर्स्ट केस का वॉल्यूम वही होगा, सेकंड केस का वॉल्यूम वही होगा। तो A1 L1 बराबर क्या हो जाएगा A2 L2 हो जाएगा। राइट, तो यहाँ से अगर हम लोग A2 की बात करें तो क्या हो जाएगा A1 L1 डिवाइडेड बाय आपका हो जाएगा L2। और L2 का वैल्यू हम लोगों ने ऑलरेडी निकाल रखा है, तो यहाँ पे अगर हम लोग पुट करें या फिर यहीं पे कर लेते हैं भाई A1 L1 डिवाइडेड बाय A2 की जगह हम लोग क्या पुट करेंगे 1.001 L1। ठीक है, तो यहाँ से L1 से L1 कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा A1 डिवाइडेड बाय 1.001। ठीक है, ये मेरा आ गया A2, यहाँ पे पुट करता हूँ मैं A1 और ये नीचे में वैल्यू है ना, ये ऊपर में चला जाएगा मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1.001। ठीक है, अब इसको अगर मैं एडजस्ट करके लिखूँ यहाँ पे, तो रो L1 A1 और ये आपका निकाल लेते थे बाहर 1.001 इंटू 1.001। ठीक है, ये आ गया वैल्यू। अब इसको पता है हम लोग को, यहाँ पे A1 है ना, ये पता है हम लोग का कि ये क्या है R1 है, मतलब फर्स्ट केस का रेजिस्टेंस देख रहे हैं रो L1/A1। यहाँ पे देखिए तो रो L1/A1 क्या था R1 था ना, R1 पुट कर दिया और इसको अगर आप स्क्वायर करेंगे एक LC में तो इसका वैल्यू आ जाएगा भाई आपका 1.00201। ठीक है, इतना आ गया। मतलब अब देखिए हम लोग को यहाँ पे परसेंटेज में बताना है। ओके, तो अगर हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करें, अभी तो इतना आया। ठीक है, अभी हम लोग को देखना है ना कितना है। तो देखिए फर्स्ट केस में क्या था 1 था, अपने आप में 1 ओम रेजिस्टेंस था। तो 1 ओम कहने का मतलब क्या भाई, मेरे पहले में 100% होगा ना जो भी, तो अपने आप में क्या ये 1 ओम है ना एक तरीके से, तो 1 ओम अपने आप में क्या होगा 100% होगा। तो अगर हम लोग को यहाँ पे इसका वैल्यू निकालना है कि ये कितने के बराबर है, तो बताइए क्या हो जाएगा, ये सीधे सीधे 100 पे आके यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी
2001 इंटू 100%, जब आप इसको कैल्सी में डालिएगा तो इसका आ जाएगा करीब 100.2%। ठीक है, तो पहले कितना था, 100% था, अब बढ़ा कितना, ये 0.2% आपका बढ़ गया। पहले क्या था भाई, 100% ही था ना, अब कितना आ रहा है, 100.2% आ रहा है। इसमें तो क्या, कितना में बढ़ोतरी हुआ, 100 में से इतना घटाइएगा तो आपको 0.2% एक तरीके से इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। राइट, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है भाई कि अगर इंसान के नर्वस सिस्टम से आपका करंट फ्लो होगा तो क्या होगा, तो ये रोने लगेगा। मतलब अलग अलग बुक में अलग अलग ऑप्शन देता है, तो इसका भाई कोई वैसा सटीक आंसर नहीं है। ठीक है, तो इस बुक के हिसाब से बोल रहा है कि आप रोने लगिएगा, ऐसे बोल रहा है। ठीक है, अगला बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो सिल्वर हो जाएगा। ओके, और ये डिपेंड करता है मटेरियल का नेचर है एक तरीके से। ओके, अगला देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि आपके पास मतलब एक समझिए वायर, ठीक है, अब वायर का जो रेजिस्टेंस है 300 केल्विन पे, 300 केल्विन कहने का मतलब क्या, 27 डिग्री सेल्सियस पे, मतलब रूम टेम्परेचर पे इसका जो रेजिस्टेंस है ये 1 ओम है। यहाँ पे टेम्परेचर कोफिशिएंट दिया हुआ है। अब 2 ओम रेजिस्टेंस जो होगा, मतलब कितने टेम्परेचर पे इसको 2 ओम रेजिस्टेंस मिलेगा, ये आपसे पूछा गया है। तो जो जो वैल्यू दिया है उसको लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। सबसे पहले अल्फ़ा का वैल्यू दिया हुआ है 0.00125। फर्स्ट केस में जो रेजिस्टेंस यानी R1 जो है या फिर कहिए R0 जो है ये आपका दिया हुआ है 1 ओम। और जो आपका टेम्परेचर है यानी T1 फर्स्ट केस का जो टेम्परेचर है ये 300 केल्विन है। तो केल्विन को हम लोग डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने जो भी टेम्परेचर कॉफिशिएंट का कॉन्सेप्ट पढ़ा उसमें टेम्परेचर को हम लोग डिग्री सेंटीग्रेड में लेके चल रहे थे। तो क्या हो जाएगा आपका, ये 27 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अगर आपको नहीं पता है तो रिलेशन होता है K इक्वल टू यानी केल्विन इक्वल टू C प्लस 273। ठीक है, तो अभी C मेरे को चाहिए ना, C में तो अभी केल्विन कितना है मेरा, केल्विन 300 दिया हुआ है। ठीक है, और इधर से ये माइनस आ जाएगा 273 बराबर क्या होगा C, तो सॉल्व किया तो 27 डिग्री आ जाएगा। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब हम लोग यहाँ पे सेकंड केस की बात है, ये आपका केस 1 का दिया हुआ था। ठीक है, जब आपने टेम्परेचर कितना रखा था 300 केल्विन या फिर कहीं 27 डिग्री सेल्सियस। अब केस 2 में बोल रहा है कि अब हम लोग टेम्परेचर कितना रखेंगे, यानी T2 का वैल्यू क्या होगा। अभी जो रेजिस्टेंस दिया हुआ है ये आपका 2 ओम है। ठीक है, तो टेम्परेचर बताना, तभी हम लोग को फार्मूला पता है RT इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फ़ा, यहाँ पे हो जाएगा T2 माइनस T1। राइट, तो अभी देखिए RT तो मेरे को 2 ओम दिया हुआ है, 2 ओम कर देता। R0 1 ओम था, 1 प्लस अल्फ़ा नॉट का वैल्यू 0.00125। T2 हम लोग को निकालना है, T1 हम लोग को पता है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। सबसे पहले इसको ब्रैकेट तोड़िए, क्या हो जाएगा 1, मतलब सीधी सी बात 1 से मल्टीप्लाई करें तो वही ना होगा अंदर में। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.00125, यहाँ पे T2 माइनस 27, इधर आपका 2। अब देखिए इसको हम लोग करते हैं ब्रैकेट तोड़ते हैं, 1 वैसे का वैसे ही रहेगा, ये हो जाए 0.00125 इंटू T2 और प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा 27 गुना 0.00125, इधर हो जाए आपका 2। ठीक है, अब देखिए ये आपका 1 इधर है तो माइनस में चला जाएगा, नहीं 1 हो जाएगा। ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा, ये देखिए ये आपका माइनस में तो इधर क्या हो प्लस हो जाएगा, 27 गुना 0.00125, और ये आपका यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा इधर 0.00125, और ये हो जाएगा आपका T2। अभी हम लोग कैल्शियम में वैल्यू पुट करते हैं, ये हो जाएगा 1 प्लस 27 गुना 0.00125 डिवाइडेड बाय आपका हो जाएगा टेम्परेचर कोफिशिएंट 0.125, ये आ गया आपका 827। लेकिन ये जो आपका T2 का वैल्यू आया भाई 827, ये किस में है, डिग्री सेंटीग्रेड में आएगा आपका। आपसे ऑप्शन में क्या पूछ रहा है, आपसे ऑप्शन में केल्विन में पूछा गया है। ठीक है, तो केल्विन में पूछने का मतलब क्या, देखिए केल्विन इक्वल टू क्या था, C में हम लोग 273 जोड़ देंगे, यानी 827 में अगर हम लोग 273 जोड़ें प्लस 273 कितना आ जाएगा 1100 केल्विन। ठीक है, यानी T2 1100 केल्विन जब आप रखेंगे तो सेकंड केस का रेजिस्टेंस कितना मिलेगा आपको, 2 ओम मिलेगा। ओके, तो ये आपसे पूछा गया है यहाँ पे। देखिए
अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 के ऊपर आता है, बोल रहा है एम्पियर आवर इज द यूनिट ऑफ। तो एम्पियर आवर किसके ऊपर होता है? ये आपका बैटरी का एक तरीके से यूनिट है, और बैटरी क्या बताता है आपका? क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब कैसे होता है इसको थोड़ा समझा देता हूँ मैं आपको। सबसे पहले बैटरी का आपको वर्किंग प्रिंसिपल समझना होगा। बैटरी में भाई हम लोग का एक सीधा सीधा प्रोसेस चलता है, इलेक्ट्रॉन का लेना और इलेक्ट्रॉन का देना। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं टेक्निकली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। जैसे हम लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, तो पीरियोडिक टेबल में क्या है आपका, पूरा का पूरा मेटल जो है एक ग्रुप में है, नॉन मेटल दूसरे ग्रुप में है, आपका जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है वो अलग ग्रुप में है। समझ रहे बात को? तो इसी तरीके का हम लोग का एक और टेबल होता है केमिस्ट्री में, जिसमें हम लोग को बताया जाता है कि कौन सा एलिमेंट कितना ज़्यादा भूखा है इलेक्ट्रॉन का। समझ रहे बात को मैं क्या बोल रहा हूँ? जैसे मान लेते हैं ए नाम का कोई एलिमेंट है और एक बी नाम का एक एलिमेंट है। ठीक है, अब सीधी सी बात है भाई, ए का जो प्रॉपर्टी होता है ना, इसका कुछ ऐसा खासियत होता है कि ये इलेक्ट्रॉन का भूखा है यहाँ पे। ठीक है, इसको मतलब इलेक्ट्रॉन चाहिए, और ये क्योंकि भूखा है तो सीधी सी बात है ये क्या करेगा, दूसरों से ले लेगा इलेक्ट्रॉन तुरंत। मतलब इसके पास क्या है कि इलेक्ट्रॉन को छीनने का ताकत बहुत ज़्यादा होता है। ओके, और आप इमेजिन कीजिए जो इलेक्ट्रॉन, ये जो एलिमेंट बी है, ये एक तरीके से काफ़ी कमज़ोर है, नहीं वीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो ए है ना, इस बी से तुरंत इलेक्ट्रॉन छीन लेगा। ठीक है, मतलब ज़्यादा ताकतवर है ये। ओके, तो अब समझिए हम लोग का बैटरी में होता क्या है। हम लोग यहाँ पे जैसे सिंपल सिंपल इमेजिन कीजिए, ये आपके पास एक बीकर है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि इसमें दो इलेक्ट्रोड रख रहे हैं इस तरीके से। ये मान लेते हैं आपका ए इलेक्ट्रोड है और ये मान लेते हैं आपका बी इलेक्ट्रोड है। ओके, अब आपको पता है कि ए के पास इलेक्ट्रॉन खींचने का ताकत बहुत ज़्यादा है। ओके, तो अब आप खुद सोचिए, अगर मैं यहाँ पे इस तरीके का बल्ब लगा दूँ तो यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि अब ये सर्किट क्या है, ये इधर से आपने इसको रास्ता दे रखा है। लेकिन आपको कल ही मैंने बताया था इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेप्ट कि नीचे से अभी भी क्या ओपन है। इसका मतलब क्या, इस बीकर के अंदर क्या डालना पड़ेगा आपको, इलेक्ट्रोलाइट डालना पड़ेगा। इलेक्ट्रोलाइट वैसे लिक्विड को बोलते हैं जो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ओके, तो इसमें हम लोग सिंपल रखते हैं, मान लेते पानी है, पानी में हम लोग नमक मिला दिया, नहीं आपके क्या हो जाएगा Na+, और ये आपका Cl, मतलब इस तरीके का पॉजिटिव आयंस नेगेटिव आयंस इसके अंदर क्या हो रहा है, तैर रहा है एक तरीके से। ओके, इसका मतलब क्या है, ये इलेक्ट्रोड नीचे से भी क्या है, एक तरीके से जुड़ा हुआ है, मतलब सॉर्टेड है एक तरीके से। सर्किट आपका कंप्लीट हो जाए तो ऑटोमेटिक क्या करे, ए के पास ताकत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने का, तो ये क्या करेगा, ये जो बी के अंदर, अब इसको भी जूम करके देखिए, इसके अंदर क्या होगा, आपका एटम होगा, एटम का वैलेंस बैंड में आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन होगा, तो वो इलेक्ट्रॉन पूरा पूरा खींच रहा होगा यहाँ से। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इस वायर के थ्रू होते हुए, इस बल्ब के फिलामेंट से होते हुए क्या होगा, इस बी ए तक पहुँच जाता है। ओके, तो ये बल्ब आपका क्या हो रहा है, एक तरीके से ग्लो कर रहा है, यानी बी से ए की तरफ क्या शिफ्ट हो रहा है, आपका नेगेटिव चार्ज, यानी इलेक्ट्रॉन एक तरीके से शिफ्ट हो रहा है। राइट, अब देखिए, अब कब तक ये इलेक्ट्रॉन एक तरीके से खींचता रहेगा ए, जब तक कि इस बी का इलेक्ट्रॉन खत्म ना हो जाए। ठीक है, तो एक ऐसा टाइम आएगा, और एक चीज़ समझिए भाई, देखिए क्या होता है एक्चुअली, मैंने आपको आयोनिक बॉन्डिंग समझाया था कि जैसे NaCl ये आपस में क्या होता है, जुड़ा हुआ रहता है रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, लेकिन जैसे ही रूम टेम्परेचर पे जुड़ने का मतलब क्या है कि ये प्लस होता है नेगेटिव होता है, इसलिए क्या होता है, कूलम्स लॉ के कारण ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से दोनों जुड़े हुए होते हैं। लेकिन जैसे इसको हम लोग पानी में डालते हैं तो क्या होता है, Na अलग हो जाता है और Cl अलग हो जाता है। ठीक है, तो अभी जैसे ये मान लेते हैं, ये बी, जैसे यहाँ पे होता क्या है भाई, जिंक और कॉपर, मतलब अलग अलग, जैसे कार्बन हो गया, मतलब स्पेसिफिक इलेक्ट्रोड होता है, जैसे इसको जिंक बना देता हूँ, इसको मैं कॉपर बना देता हूँ। समझ रहे बात को? तो अभी मैं ये बी एलिमेंट लेके चल रहा हूँ सिंपल वे में। ठीक है, ताकि आप समझ सकें, जैसे मान लीजिए बी का एक एटम मैं निकाल रहा हूँ, इसमें से बी का एक मात्र एटम निकाल रहा हूँ मैं यहाँ से, तो बी के एटम से, जैसे अगर मान लो ये न्यूक्लियस है इसका, ठीक है, पॉजिटिव, और ये मान लेते हैं इसका डायरेक्ट मैं वैलेंस बैंड दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से जब ये एक इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन इसने खींच लिया, तो भाई अब ये जो आपका एटम है ना, ये अब इस पूरे इलेक्ट्रोड का हिस्सा नहीं रहता है। ठीक है, क्योंकि इस एटम के ऊपर क्या आ गया, एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जब ये एक इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ये क्या होता है, यहाँ से टूट करके गिर जाता है नीचे पानी में। ठीक है, यानी ये B+ क्या होगा, पानी में नीचे तैरने लगेगा। ओके, सीधी सी बात है भाई, ये अपने आप में सॉलिड है। इसका मतलब क्या हुआ कि इनके अंदर जो ट्रिलियंस बिलियंस जो एटम होंगे वो वापस क्या होंगे, बंधे होंगे किसी न किसी फोर्स से। जैसे आपको मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया कि NaCl क्या है, बंधा हुआ है, तभी ना वो साल्ट बना हुआ है। ओके, तो ये क्या था, बंधा हुआ था। लेकिन आप इमेजिन कीजिए एक इलेक्ट्रॉन से, यानी बिलियंस ट्रिलियंस एटम में से एक एटम के ऊपर आप फोकस कर रहे हैं और एक एटम से आपने एक इलेक्ट्रॉन खींच लिया। इसका मतलब क्या है कि अब जो होगा ये इस वाले पूरे टुकड़े का पार्ट नहीं रह पाता है, ये क्या हो जाएगा, यहाँ से टूट करके नीचे गिर जाएगा इस इलेक्ट्रोलाइट में। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे आप बैटरी को यूज़ कीजिएगा, मतलब जैसे जैसे जितना ज़्यादा आप यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचते चले जाइएगा, उतना ही एटम क्या होगा, इसमें से टूट टूट के इसके पानी में गिरते चला। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो आपका है ना, ये
इलेक्ट्रोड आपका धीरे धीरे पतला होते चला जाएगा, यानी ये गलता चला जाएगा, ठीक है, ये गलता पूरा गल जाता है एक तरीके से। और ये क्या होता है एक तरीके, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खींच रहा है अपने अंदर, तो ये क्या होगा, इसके पास नेगेटिव, मतलब समझिए इस चीज़ को, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन कब तक इसके अंदर फ्लो होते रहेगा, जब तक ये पूरा पूरा इलेक्ट्रोड एक तरीके से इधर से ख़त्म ना हो जाए। ओके, तो ऐसे आपका पूरा पूरा सिंपल सा बैटरी वर्क करता है। मैं ज़्यादा यहाँ पे डेप्थ में जाऊँगा नहीं। तो आप देखिए यहाँ पे आपका ट्रांसफ़र क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है। तो एम्पियर आवर का मतलब ये होता है भाई कि एक घंटे में बी से आपने ए को कितना इलेक्ट्रॉन दे दिया, फिर ए ने बी से कितना इलेक्ट्रॉन खींच लिया। तो ये क्या है एक तरीके से, बताइए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, चार्ज क्वांटिटी बोलेंगे ना, क्योंकि चार्ज आपका एक तरीके से ट्रांसफ़र हो रहा है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे वही है क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या फिर कहीं क्वांटिटी ऑफ चार्ज, क्योंकि चार्ज अगर आपका बह रहा है तो वहाँ पे हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी और चार्ज क्या है, दोनों सेम वर्ड है। और लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको करवाया था 47 से लेकर के जो यहाँ तक था आपका 55 तक, ये ऑलरेडी आपका लेक्चर 1 में बताया पूरा कॉन्सेप्ट के साथ। तो इसको अगर हम लोग यहाँ पे छोड़ दे रहे हैं, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 56 से। क्वेश्चन बोल रहा है भाई कि आपको यहाँ पे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बताना है, ठीक है, पासिंग थ्रू द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक लैम्प इन 1 आवर व्हेन द करंट थ्रू द, देखिए अब क्या होगा ये, कल मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट दिया था, हम लोग का यहाँ पे एक रिलेशन था ना भाई कि करंट बराबर क्या है, Q बाय टी है। अब Q की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, एन ई भी लिख सकते हैं, क्योंकि सीधी होता है Q यहाँ पे क्या होता है, कुलाम में होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग ब्रेक करके लिख सकते हैं ना ऐसे, जैसे एक कुलाम मतलब क्या, 625 गुना 10 का पावर 16 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो अगर मेरे को यहाँ पे सीधे क्वांटिटी इलेक्ट्रॉन का संख्या चाहिए तो एन ई लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो आई इक्वल क्या हो जाएगा, एन ई बाय टी। तो आपका यहाँ पे एन का वैल्यू बताना है भाई, ठीक है, कि कितना इलेक्ट्रॉन पास होगा कितने घंटे में, एक घंटे में अगर आप बल्ब को जला करके रखते हैं, ठीक है, और जब करंट आपका बह रहा है 0.32 एम्पियर, तो यहाँ से एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई गुना टी डिवाइडेड बाय आपका जो इलेक्ट्रॉन है, ई मतलब क्या है, आपका जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर पावर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। ओके, तो यहाँ पे आई का वैल्यू दिया हुआ 0.32 एम्पियर। यहाँ पे टाइम क्या होता है सेकंड में, आपका यहाँ पे टाइम किस में दिया, आवर में दिया, इसका मतलब क्या यहाँ पे 3600 से गुना करना पड़ेगा, 3600 डिवाइडेड बाय आपका क्या हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा, देखिए यहाँ पे मैंने कैल्शियम में वैल्यू पुट किया, ये आ गया 7.2 इंटू 10⁻21, यानी इतना जो है इलेक्ट्रॉन क्या होगा, पास करेगा जब आपका एक घंटे के लिए बल्ब जलाया जाएगा, और जब करंट का वैल्यू कितना होगा, 0.32 एम्पियर होगा। अगला बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस द रेजिस्टेंस डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, मतलब नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, तो उसमें आपका हो जाएगा कार्बन, ठीक है। कार्बन आपका क्या है एक तरीके से ये सेमीकंडक्टर तरह बिहेव करता है। आपको बताया था कॉन्स्टेंट क्या होता है, ये एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, इसको टेम्परेचर कोई लेना देना नहीं होता। सिल्वर और कॉपर क्या मेटल, इसका मतलब क्या पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो रेजिस्टेंस आपका बढ़ते चला जाएगा। अगला बोल रहा है वायर हैविंग अ हाई वैल्यू ऑफ कंडक्टेंस, कंडक्टेंस अगर हाई है तो सीधी सी बात है आपका ये क्या होगा, वेरी गुड कंडक्टर हो जाएगा। अगला बोल रहा है भाई कि आपके पास एक इलेक्ट्रिक हीटर है, ठीक है, इसका पावर रेटिंग दिया हुआ है, तो रेजिस्टेंस आपको बताना है। सबसे पहले समझिए पावर रेटिंग क्या होता है। यहाँ पे ये क्या दिया हुआ है, जैसे 2000 वॉट और आपका ये क्या है 200 वोल्ट। ओके, तो हमेशा मैंने बताया कि जैसे अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या देता है आपको, मेडिसिन जो भी दे रहा है तो बताता है ना कि सुबह शाम कैसे कैसे लेना है, एक टैबलेट लेना है, 2 टैबलेट लेना है, या फिर 1 चम्मच सिरप लेना है, या फिर 2 चम्मच सिरप लेना है, राइट। तो उसी तरीके से आप इमेजिन कीजिए अगर आप अपने घर में आप कोई एप्लियंस बना रहे हैं जो कि बिजली से चलता हो, ठीक है, मान लेते हैं हीटर चला बना रहे हैं, या फिर आप एक तरीके से बल्ब बना रहे हैं, कुछ भी आप अपना खुद का बना रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप इसको मार्केट में बेचिएगा तो सीधी सी बात है आपका जो भी कस्टमर होगा उसको आपको बताना पड़ेगा ना कि इसको चलाने के लिए कितना वोल्टेज देना पड़ेगा, और उस वोल्टेज पे जब चलाइएगा तो कितना पावर खींचेगा। पावर बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पावर ही डिफाइन करेगा कि इस एप्लियंस को चलाने के लिए आपको कितना मोटा तार यूज़ करना पड़ेगा, 2 रुपये मीटर वाला तार यूज़ करना पड़ेगा या फिर 20 रुपये मीटर वाला तार यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो और वोल्टेज देखिए, वोल्टेज जो होता है जो भी हम लोग एप्लियंस डिज़ाइन करेंगे, हीटर हो या फिर बल्ब हो, वो वोल्टेज क्या होगा 230 वोल्ट पे ही होना चाहिए। जैसे आप अपने घर में देखिए आयरन का पीछे में जो आपका स्टिकर लगा होता है उसमें देखिए वोल्टेज 230 होगा, टीवी पे भी जाके देखिए 230 ही होगा, फ्रिज पे भी जाके देखिए 230 ही होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग के घर का वोल्टेज एक तरीके से कांस्टेंट है ना 230, समझ रहे बात को। तो जो भी आपको अप्लायंस बना रहा है इसी बेसिस पे बनाना होगा, ठीक है। तो इस वोल्टेज पे अलग अलग आपका क्या होगा, पावर रेटिंग होगा, क्योंकि पावर इक्वल क्या होता है वी आई। तब वोल्टेज आपका कांस्टेंट है लेकिन पावर रेटिंग आपका जैसे मान हीटर ज़्यादा पावर लेगा, बल्ब आपका उससे कम पावर लेगा, ठीक है। तो करंट आपका इस तरीके से खींचता है कि ओवरऑल क्या हो, दोनों का प्रोडक्ट
इस तरीके से हो कि पावर अगर आपका ये जैसे 2000 वाट है ना, तो 2000 वाट एक तरीके से खींचेगा। 100 वाट का बल्ब है तो ये करंट इस तरीके से खींचेगा 230 पे कि आपका पावर क्या हो जाए, 100 वाट हो जाए। ओके, तो अभी यही चीज़ बोल रहा है कि आपके पास 2000 वाट का हीटर है और इसको चलाना है आपको 200 वोल्ट पे, यानी 200 वोल्ट पे चलाएंगे आप सीधे सीधे तो 2000 वाट पावर ये खींचेगा, ये कहने का मतलब है। ठीक है, आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस पूछा है, तो अभी ये सर्किट कुछ इस तरीके का होगा। ठीक है, और ये फिलामेंट लैंप है तो आप डीसी दीजिए या फिर एसी दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके का है। तो अभी हम लोग देखेंगे भाई इसमें रेजिस्टेंस कितना होगा, तो आपको पता है P इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी। ठीक है, तो यहाँ से वी कितना है 200 गुना 200 डिवाइडेड बाई पावर कितना है आपका 2000, 1 2 3 1 2 3, 2 से 2 यानी कितना आ जाएगा आपका यहाँ से 20 ओम आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इस ओवरऑल सर्किट को आप क्या कर सकते हैं, इस तरीके से रिप्लेस कर सकते हैं। ये आपका 20 ओम हो गया और यहाँ पे आपका 200 वोल्ट है। अब यहाँ से करंट बताइए, ऐसे तो क्वेश्चन में सिर्फ रेजिस्टेंस पूछा है, आपका 20 ओम आ जाएगा, यही आंसर है, लेकिन आगे मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, ये 200 वोल्ट है, ये 20, करंट कितना बहेगा, आई इक्वल टू वी 200 बटा 20 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 10 एम्पियर। सोचिए 10 एम्पियर खींचेगा ये। अब हम लोग को पता है ना पावर इक्वल टू वी, वी कितना है 200, करंट कितना है मेरा यहाँ पे 10 एम्पियर खींच रहा है, तो ऑटोमेटिक कितना आ गया 2000 वाट आ गया ना। समझ रहे बात को, तो यही बताता है कि 200 वोल्ट पे चलाइएगा तो इतना आपका ये खींचेगा। ठीक है, और देखिए पावर मेंशन करने का क्या मतलब है, 10 एम्पियर करंट खींच रहा है ना, समझ रहे बात को। और अभी थोड़ा सा पाउज हुई, एक बल्ब का एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लेते हैं आपके पास एक बल्ब है, ठीक है, और इसका पावर रेटिंग मान लेते हैं 100 वाट है, और इसको भी आप चलाएंगे कितने पे 200 वोल्ट पे। ठीक है, कैलकुलेशन इजी करने के लिए 200 वोल्ट दिया जाता है। तो अगर हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस की बात करें तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी, तो वी कितना है आपका 200 गुना 200 डिवाइडेड बाय 100, तो कितना हो जाएगा यानी 400 ओम। ठीक है, यानी आप इस सर्किट को ऐसे रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे 200 वोल्ट का बैटरी लगा हुआ है और यहाँ पे आपका 400 ओम का है, तो करंट कितना खींचेगा ये, आई हो जाएगा आपका 0.5 एम्पियर। ठीक है, अब यहाँ से आप पावर निकालिए, पावर इक्वल क्या था, वोल्टेज इंटू करंट, तो वही आएगा, वोल्टेज आपका 200 है, करंट आपका 0.5 है। ओके, इसको कर दीजिए 1 0 से 1 0 कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 यानी 100 वाट। तो यहाँ से पकड़िए या फिर ऐसे सॉल्व करके पकड़िए, आपका 100 वाट ही आएगा। लेकिन आप समझिए यहाँ पे पावर मेंशन करना क्यों जरूरी होता है। यहाँ पे देख रहे हैं ये बल्ब जो है करंट कितना खींच रहा है आपका 0.5 एम्पियर खींच रहा है सिर्फ, और यहाँ पे जो हीटर था ये कितना खींच रहा है 10 एम्पियर खींच रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, आप कभी भी दुकान इस समय जाइएगा तार वार खरीदने के लिए तो आपसे पूछता है हमेशा कि आपको चलाना क्या है एक्चुअली। ठीक है, तो अगर आपको हीटर चलाना है तो मोटा तार देगा आपको, क्यों, क्योंकि आप देख रहे हैं कि हीटर क्या कर रहा है 200 वोल्ट पे ही क्या कर रहा है, करंट आपका 10 एम्पीयर खींच रहा है। तो सोचिए 10 एम्पीयर करंट क्या है, बहुत हैवी करंट है, इसको चलाने के लिए आपको मोटा तार यूज़ करना पड़ेगा। और वही बल्ब देख रहे हैं कि 200 वोल्ट पे ही एक बल्ब जब चला रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ 0.5 एम्पीयर खींच रहा है ये करंट। इसका मतलब क्या है, इसको चलाने के लिए आपको पतला तार यूज़ करना पड़ेगा। ओके, तो पावर रेटिंग मेंशन करना बहुत ज़रूरी होता है यहाँ पे। जिसका जितना ज़्यादा पावर रेटिंग होगा उतना ही ज़्यादा वो क्या करेगा, करंट खींचेगा, और जितना ज़्यादा करंट खींचेगा आपको उतना ही मोटा तार यूज़ करना पड़ेगा। और एक चीज़ समझिए, जितना ज़्यादा पावर खींचेगा, जैसे 1000 वाट का है और एक मान लीजिए 2000 वाट का हीटर है, तो सबसे ज़्यादा बिजली बिल कौन खाएगा, यही खाएगा, क्योंकि एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, पावर इनटू टाइम, पावर पर डायरेक्टली प्रोपोर्शन है भाई। ठीक है, पावर अगर आपका ज़्यादा है तो एनर्जी बिल भी आपका ज़्यादा उठेगा। ओके, तो ये 2000 वाट वाला क्या होगा, इसलिए जैसे एसी हो गया, एसी क्या होता है जैसे 2500 वाट का है, फिर 2000 वाट का, फिर 3000 वाट का, तो क्या है बहुत ज़्यादा बिजली बिल उठाता है ये। ओके, तो ये सब आपको समझ में आना चाहिए। तो इसका हो जाएगा सेकंड। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन बोल रहा है भाई कि आपके पास, देखिए सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को समझिए, इसमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है। बोल रहा है भाई कि आपके पास एक सर्किट है, ठीक है, और हैविंग कांस्टेंट रेजिस्टेंस ट्रिपल। अगर आप यहाँ से पढ़ेंगे ना लाइन को तो लगेगा जैसे कि रेजिस्टेंस को यहाँ पे 3 गुना किया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप अगर यहाँ से पढ़ते हैं द करंट इन अ सर्किट हैविंग कांस्टेंट रेजिस्टेंस ट्रिपल, इसका मतलब क्या, करंट को यहाँ पे 3 गुना किया जा रहा है। ओके, तो आपको बताना है पावर कितना एक तरीके से इंक्रीज होगा। तो अब यहाँ पे सीधे सीधे समझिए कि केस 1 में मान लेते हैं मेरे पास, ऐसा समझ सकते हैं कि जो करंट था ये आई एम्पेयर है, ठीक है। अब ऐसा समझिए ना, पावर इक्वल टू क्या होता है भाई, आई स्क्वायर आर होता है, तो रेजिस्टेंस आपका क्या यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है। और फर्स्ट केस में मान लेते हैं आई एम्पेयर करंट फ्लो हो रहा था, लेकिन सेकंड केस में क्या करना है, सेकंड केस में बोला कि आपका यहाँ पे करंट क्या हो जा रहा है, 3 टाइम्स बढ़ जा रहा है, ट्रिपल हो जा रहा है। ट्रिपल होने का मतलब क्या है कि 3 और पहले का आई यानी इतना का स्क्वायर इंटू आर, तो आपका कांस्टेंट होगा, इसमें तो क्या 3 3 जा 9 आई स्क्वायर आर, ठीक है। अब आपको पता है आई स्क्वायर आर क्या था, आपका फर्स्ट केस का पावर था, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 9, और इसके जगह हम लोग क्या लिख लेंगे P1 लिख दें, यानी क्या होगा पहले के मुकाबले 9 गुना पावर जो होगा आपका यहाँ पे बढ़ जाएगा। अगला बोलता है आपको वोल्टेज ड्रॉप बताना है, ठीक है। 1 किलोवाट का हीटर है, हुज रेजिस्टेंस इज इतना, तो ईजी है,
देखिए पावर रेटिंग दिया हुआ है 1 किलोवाट मतलब क्या, 1000 वाट, ठीक है। और यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस दिया हुआ है आपका कितना, 40 ओम। ओके, अब आप बोलिएगा किलोवाट को हम लोग 1000 में कब चेंज करेंगे, क्योंकि देखिए कब हम लोग चेंज करते हैं ये सब, जो पावर इक्वल टू फॉर्मूला होता है क्या होता है, वोल्टेज इंटू करंट। यहाँ पे वोल्टेज किस में लेते हैं भाई हम लोग हमेशा, ओहो, या फिर ऐसे समझिए ना, मतलब यहाँ पे जो पावर होता है ना, पावर किस में होता है, वाट में होता है, ठीक है। इसलिए हम लोग को क्या कर रहे हैं, वाट में चेंज करना पड़ता है, ठीक है। सबको हम लोग क्या करते हैं, ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, फिर स्टैंडर्ड जो यूनिट है उसमें कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो पावर पता है, रेजिस्टेंस पता है, तो वोल्टेज नहीं निकल जाएगा। हम लोग को पता है वी इक्वल टू क्या होता है, या फिर कहिए पी इक्वल टू क्या होता है आपका, वी स्क्वायर बाय आर। तो यहाँ से आपका वोल्टेज क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी इंटू आर, और इसका रूट आ जाएगा, यहाँ से वी आ जाएगा आपका, तो वी कितना हो जाएगा आपका, देखिए 1000 गुना 40 है ना, यानी यहाँ पे आपका आ जाएगा 40,000, और इसका आपका रूट आ जाएगा, ये हो जाएगा सीधे सीधे 200 वोल्ट। अगला बोल रहा है आपके पास एक जनरेटर है, तो आप सिंपल वे में समझिए, ये मान लेते हैं भाई, आप कोई भी जनरेटर लेके चल सकते हैं, डीसी जनरेटर ले लेता हूँ मैं यहाँ से, ठीक है। ये आपके पास ऐसा प्लस माइनस जनरेटर है, मान लेते हैं शंट जनरेटर, इसका फील्ड वाइंडिंग भी दिखा देता हूँ इस तरीके से शंट में। ओके, अब बोल रहा है यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है, रेजिस्टेंस मान लेते हैं R1 है। तो अभी ये कुछ ना कुछ क्या कर रहा होगा, वोल्टेज ले रहा होगा अपने अंदर में, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है, किसी जनरेटर के साथ, और अभी ये पावर खींच रहा है, सॉरी पावर खींच रहा है भाई, ठीक है, पावर खींच रहा है P। ओके, अब सेकंड केस में बोल रहा है अगर हम लोग इसी के साथ एक और रेजिस्टेंस सीरीज़ में जोड़ दें, ठीक है, R1 के साथ एक और रेजिस्टेंस R2 सीरीज़ में जोड़ दें, तो पावर जो डिसिपिएट होगा अब R1 के थ्रू क्या हो जाएगा। तो अब हम लोग का जो कंडीशन है क्या हो गया, इधर मेरा ये जनरेटर है प्लस माइनस, ये मेरा फील्ड वाइंडिंग, मतलब जनरेटर में कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं हम लोग, वही है जनरेटर। बस यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे दो रेजिस्टेंस लगा दे रहे हैं, इधर आपका R1 हो गया, इधर आपका R2 हो गया। बताइए तो मेरे को एक चीज़ बताइए भाई, क्योंकि ये सीरीज़ में है, तो सीरीज़ जैसे देखिए पहले क्या था, अकेले था, तो अकेले के हिसाब से पी पावर पी डिसिपेट कर रहा हो, लेकिन अब देखिए तो यहाँ पे दो रेजिस्टेंस सीरीज में आ गया, इसका मतलब क्या, अब यहाँ पे दोनों का क्या हो जाएगा, वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। करंट तो दोनों में सेम होगा, लेकिन वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूट होने का मतलब क्या, ये पावर कुछ अलग लेगा, और ये वाला पावर पहले से कुछ अलग लेगा, क्योंकि दो रेजिस्टेंस में पावर डिवाइड हो जा रहा है ना, समझ रहे बात को। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले के मुकाबले आपका ये जो पावर डिसिपेट करेगा R1 ये घट जाएगा। ओके, जैसे यहाँ पे निकाले पावर इक्वल टू क्या हो, VI। इस केस में देखिए अगर, ठीक है, तो यहाँ पे वोल्टेज चेंज हो गया ना भाई, पहले वोल्टेज को क्या मिला था, कुछ अलग मिल रहा है, ज़्यादा मिल रहा होगा। अब यहाँ पे वोल्टेज क्या मिला, कम मिल रहा है, पहले से कम मिला था, तो ऑटोमेटिक अब पावर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो कॉमन सेंस वाला लगाना है, तो पावर डिसिपेटेड बाय R1 क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अगला बोलता है लिक्विड में ओम्स लॉ क्या होता है, ओबे करेगा, मतलब फॉलो नहीं करता है, ठीक है। ओम्स लॉ का मतलब ये होता है भाई कि जो देखिए जितने भी फॉर्मूले हैं ना आपके पास, जैसे पावर इक्वल टू हो गया आपका VI, V इक्वल टू हो गया IR, या फिर V इक्वल टू हो गया या फिर कहिए पावर इक्वल टू हो गया वी स्क्वायर बाय आर, या फिर कहिए आई इक्वल टू पावर इक्वल टू आई स्क्वायर आर, इससे जितने भी फॉर्मूले हैं ये आप एक सर्किट में तभी लगा सकते हैं जब उस सर्किट का रेजिस्टेंस कांस्टेंट हो। जैसे कहने का मतलब, मान लेते हैं मेरे पास ये एक इस तरीके का सर्किट है। अब आप खुद इमेजिन कीजिए, यहाँ पे मान लेते हैं R1 R2 और ये आपका R3 है। तो यहाँ पे भाई अगर मैं करंट इक्विवेलेंट निकाल रहा हूँ तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, V डिवाइडेड बाई आर इक्विवेलेंट। तो अगर मेरा ये रेजिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगा तभी ना आर इक्विवेलेंट भी मेरा कांस्टेंट रहेगा, और ये कांस्टेंट तभी ना इसमें करंट भी एक तरीके से कांस्टेंट रहेगा, मतलब तभी ना हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। आप इमेजिन कीजिए रेजिस्टेंस मेरा बार बार हर एक इंस्टेंट में चेंज होते चला जा रहा है, तो नहीं ना लगा पाइएगा ये फॉर्मूला। इसलिए ओम्स लॉ क्या बोलता है, कांस्टेंट टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर को अगर हम लोगों ने कांस्टेंट कर दिया तो यहाँ पे इसका मतलब है कि जितने भी सर्किट में रेजिस्टेंस होंगे वो क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे। और जब रेजिस्टेंस कांस्टेंट हो गया तो आपका ये सब फार्मूला जो भी मैंने बताया वो आप लगा सकते हैं। लेकिन आप इमेजिन कीजिए लिक्विड को लेकर के, ठीक है, लिक्विड कहने का मतलब ये, तो इसमें आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रखना बहुत मुश्किल है भाई, ठीक है। टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रहेगा तो ओम्स लॉ फॉलो नहीं कर पाएगा, यानी आप ये सब फार्मूला नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, दो बल्ब है और इसका रेटिंग दिया हुआ है 200 वाट, दूसरे का दिया 100 वाट। अब आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस बताना, ठीक है। तो अभी देखिए पावर इक्वल टू क्या होता है, वी स्क्वायर बाय आर होता है, तो यहाँ से रेजिस्टेंस इक्वल टू आपको पता है क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाय पी हो जाएगा। अब समझिए सेम वोल्टेज लिखा हुआ है, सेम वोल्टेज मतलब दोनों का 200 200 भी अगले के साथ सेम वोल्टेज, ठीक है। R1 हो गया, उसी तरीके से हम लोग R2 की बात होती है, भी क्या हो, वी स्क्वायर बाय पी हो जाएगा। तो V और V दोनों जगह सेम है, तो V से तो आप कंपेयर कर नहीं सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, R1 इक्वल टू आपका क्या 1/P हो जाएगा, और R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1 बाय मतलब P1 ये P2 कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए कितना है, यहाँ पे मान लेते हैं आपका 200 वाट वाला है, और यहाँ पे मान लेते हैं 100 वाट वाला है, ठीक है। तो अब देखिए
इसके पास पावर ज़्यादा है, इसका पावर ज़्यादा है भाई, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, ठीक है। यानी R1 आपका क्या होगा, कम होगा, लेस होगा, और इसके पास पावर एक तरीके से कम है तो सीधी रेजिस्टेंस आपका क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है। यानी R2 मेरा मोर होगा। इतना तो आप कॉमन सेंस लगा पा रहे हैं। अब देखिए इसका थोड़ा रेशियो का सहारा लेते हैं हम लोग, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ R1 बटा R2 का रेशियो निकालूँ तो क्या हो जाएगा, 1/P है ना, ये 1/P1 और ये हो जाएगा 1/P2, तो क्या हो जाएगा आपका R1 बटा R2 इक्वल टू P2 बटा P1। तो P2 कितना है मेरा, P2 मेरा यहाँ पे 100 और P1 कितना मेरा यहाँ पे 200, दो जीरो, यानी कितना आ जाएगा R1 बटा R2 इक्वल टू कितना आ गया आपका 1:2 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से अब इधर देखें तो क्या हो जाएगा, R2 इक्वल टू हो जाएगा 2R1, ओके। तो अगर हम ऑप्शन के साथ देखें तो R2 इक्वल टू 2R1, यानी सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे भी देख रहे हैं ना भाई, अगर यहीं से देख लें, रेशियो लगा लें तो 2 0 2 0 कट जाएगा, तो कितना आ गया आपका 2:1 का रेशियो चल रहा है, ओके। तो ये कॉमन सेंस लगाने वाली बात है भाई, ठीक है। वैसे भी देख सकते हैं ये 200 वाट है, 100 वाट, सीधी सी बात है। अगर ये 2 ओम, ये इसका 1 ओम होगा तो सीधी सी बात है कितना हो जाएगा, ये इससे दुगना यानी 2 ओम हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बोल रहा है भाई कि आपके पास एक कॉपर का वायर, ठीक है, रेजिस्टेंस है अभी 10 ओम, फर्स्ट केस का रेजिस्टेंस 10 ओम दिया हुआ। अब बोल रहा है इसको हम लोग खींच रहे हैं कितना, 1/10 ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ। अब आपको रेजिस्टेंस बता देना, देखिए क्या होगा। सबसे पहले समझिए केस 1 में आपका रेजिस्टेंस दिया हुआ है, यानी R1 दिया हुआ 10 ओम, ठीक है, और क्या दिया हुआ है। अब हम लोग इसको खींच रहे हैं। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं R1 इक्वल टू रो L1/A1 होगा, राइट, और R1 आपका 10 दिया हुआ है। अब हम लोग सेकंड केस के ऊपर बात करते हैं। केस 2 में क्या बोला कि इसका जो लेंथ है, ठीक है, देखिए क्या बोलता है, इसका जो लेंथ है 1/10, मतलब 1/10 मतलब क्या, बढ़ाना, ठीक ना भाई। देखिए 1/10 का मतलब होता है सीधे सीधे 10%, 10% एक तरीके से इंक्रीमेंट करना। बोलिए ऐसे कैसे आपने कर दिया, तो सिंपल देखिए 1/10 पहले क्या था, पहला मान लेते हैं L1 था, L1 क्या होगा अपने आप में 100% होगा, ठीक है। तो L2 की बात करते हैं, L2 क्या हो जाएगा, L1 प्लस, ठीक है, L1 प्लस 100 का 1/10, ठीक है, 100% का 1/10 यानी क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे करूँ 100% का 1/10 क्या हो जाएगा आपका 10% नहीं, एक तरीके से इंक्रीमेंट हुआ है यहाँ पे, ओके। तो 1/10 मतलब 10%, या फिर सीधे सीधे ये 1/10 बोल रहा है ना, तो L1 प्लस L1 का 1/10 ये भी कह सकते हैं आप, ठीक है। तो अब यहाँ से आप एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा 10L1 प्लस L1 डिवाइडेड बाई 10, यानी कितना हो जाएगा 11L1/10 हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, L2 का वैल्यू आ गया, ओके। पूरा पूरा मैथ्स है, जनरल मैथ्स अगर आपका स्ट्रांग होगा या फिर लैंग्वेज अगर आप पकड़ पा रहे हैं मैथ्स का, तो आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं होगा। तो R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, रो L2 डिवाइडेड बाई A2। L2 तो मेरे को पता चल गया, L2 क्या लिख दूँ, 11L1, या फिर रहने दीजिए ना, L2 हम लोग को पता है, यहाँ पे वैल्यू पता है, ठीक है। A2 हम लोग निकालते पहले, तो वॉल्यूम बराबर वॉल्यूम होता है, तो 2 ये हम लोग कर सकते हैं। तो A2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A1L1 डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या हो जाएगा L2, और L2 का वैल्यू हम लोग को पता है 11L1, यहीं पे पुट करते हैं 11L1, और नीचे में आपका क्या है 10 है, तो 10 आपका ऊपर चला जाएगा, कट जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो कितना आ गया 10A1 डिवाइडेड बाय 11, ये मेरा आ गया L2 का वैल्यू, ओके, सॉरी A2 का वैल्यू, ठीक है भाई, ये A2 है आपका। हम लोग वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, इसमें हम लोग वैल्यू पुट करेंगे पूरा पूरा, यहाँ पे स्पेस तो बचा नहीं है। देखिए यहाँ पे लिखता हूँ मैं, R2 इक्वल टू रो वैसे का वैसे ही रहेगा, L2 था ना ऊपर में, तो 11L1 डिवाइडेड बाय 10, और एरिया की जगह हम लोग क्या लिखे A1 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 11। तो ये अपने आप में एक पैरामीटर है और ये अपने आप में एक पैरामीटर है, ठीक है। तो 11 क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, रो 11L1 इंटू 11 डिवाइडेड बाय 10A1, ठीक है, पहले से 10 था, ये 10A1 और यहाँ पे भी 10 आ गया, ओके। तो अब देखिए अगर मैं इसको एडजस्ट करके लिखूँ, R2 इक्वल टू रो L1 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 121 डिवाइडेड बाय आपका A1, और ये क्या हो जाएगा 10 इंटू 10 यानी आपका हो जाएगा 100,
और ये क्या कर सकते हैं हम लोग, ये R1 का वैल्यू है, ठीक है, क्योंकि R1 इक्वल टू आपने ये किया ना रो L1/A1, और R1 का वैल्यू आपको यहाँ पे दिया हुआ था 10, ठीक है, तो 10 यहाँ पे पुट कर देता हूँ, 121 डिवाइडेड बाय 100, 10 से 10 कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा 12.1। तो ये सब आपको दिक्कत नहीं आना चाहिए भाई, इसका सेकंड हो जाएगा आंसर। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि आपको एक ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, सबसे पहले ग्राफ पे आते हैं। ये देखिए ग्राफ दिया हुआ भाई, ओम्स लॉ का ग्राफ है, यहाँ पे दो स्लोप है, 82 है और 81 है, आपको बताना है कौन सा टेम्परेचर बड़ा है कौन सा टेम्परेचर छोटा है। तो काफ़ी ईजी है, ग्राफ बना देता हूँ मैं आपके लिए पहले। ये थोड़ा स्लोप ज़्यादा है, ये स्लोप थोड़ा कम है, ये आपका V है, ये आपका I है। देखिए सबसे पहले अगर मैं वोल्टेज में इंक्रीमेंट करता हूँ, देखिए अगर मैं वोल्टेज में इंक्रीमेंट कर रहा हूँ भाई, मान लेते इतना मैं वोल्टेज बढ़ा रहा हूँ, तो हम लोग T2 के हिसाब से चलेंगे। अभी ये करंट कितना बढ़ रहा है, सिर्फ इतना बढ़ रहा है। देखिए वोल्टेज में मैंने ज़्यादा एक तरीके से इंक्रीमेंट किया, लेकिन करंट में देख रहे हैं एक तरीके से बहुत कम इंक्रीमेंट हो रहा है। फिर कहिए वोल्टेज को अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक बढ़ा दूँ, तो देख रहे हैं, या फिर यहाँ तक रखते हैं, यहाँ तक अगर मैं बढ़ाता हूँ तो सीधी सी बात है, ये सिर्फ इतना ही करंट बढ़ रहा है, ठीक है, इतना ही करंट आपको देखने को मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, वोल्टेज आप बढ़ा रहे हैं, जितना वोल्टेज बढ़ा रहे हैं उस रिस्पेक्ट में आपका करंट क्या है, नहीं बढ़ रहा है। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, वोल्टेज आप जितना बढ़ा रहे हैं उस रिस्पेक्ट में करंट आपका नहीं बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या कि यहाँ पे रजिस्टेंस हाई है, समझिए, वोल्टेज आप बढ़ा रहे हैं उस रिस्पेक्ट में, लेकिन उस रिस्पेक्ट में करंट आपका नहीं बढ़ रहा है, मतलब क्या, रेजिस्टेंस आपका हाई है। और आपको सीधे से पता होना चाहिए ना भाई कि टेम्परेचर जो दिया मतलब रेजिस्टेंस ही दिया हुआ है, ठीक है, मतलब टेम्परेचर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है ना रेजिस्टेंस, समझ रहे बात को। तो अगर आपका टेम्परेचर यहाँ पे हाई है, मतलब क्या, रेजिस्टेंस आपका एक तरीके से हाई है, और आप साफ साफ देख रहे हैं कि अगर आपका रेजिस्टेंस हाई होगा तभी ना वोल्टेज आप बढ़ा रहे हैं जिस रिस्पेक्ट में, उस रिस्पेक्ट में आपका करंट बढ़ नहीं रहा है। और वही T1 की अगर बात करें, T1 को अगर हम लोग फॉलो करें, थोड़ा सा यहाँ पे न्यू ग्राफ बनाना पड़ेगा, I वर्सेस V, और ये आपका T1 कुछ इस तरीके का उठा हुआ है, ठीक है। तब देखिए तो यहाँ पे अगर मैं वोल्टेज को इतना बढ़ा रहा हूँ तो देख रहे हैं करंट मेरा क्या हो रहा है, एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा भाग जा रहा है, यानी वोल्टेज को मैं हल्का सा बढ़ा रहा हूँ, करंट मेरा काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से मच एक तरीके से इंक्रीज हुआ है। इसका मतलब क्या, यहाँ पे आपका टेम्परेचर कम होगा, इसका मतलब क्या, रेजिस्टेंस आपका क्या है, एक तरीके से काफ़ी स्मॉल है, और रेजिस्टेंस स्मॉल होना तभी ना वोल्टेज हल्का से बढ़ाते हैं तो करंट हम लोग का काफ़ी बढ़ जाता है। मतलब शॉर्ट सर्किट वाला कंडीशन क्या होता है, उसमें रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, तो हल्का सा वोल्टेज में क्या होता है, करंट आपका काफ़ी लार्ज हो जाता है, ठीक है। जैसे ट्रांसफॉर्मर में हम लोग यहाँ पे शॉर्ट सर्किट टेस्ट करते हैं ना, तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट में क्या करते हैं, जो भी हम लोग वोल्टेज देते हैं वो रेटेड वोल्टेज नहीं देते हैं, क्यों, क्योंकि सेकेंडरी आपका क्या है यहाँ पे शॉर्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पे भाई रेटेड का क्या करते हैं, 10 से 12% ही देते हैं, 10 to 12% वाले वोल्टेज में ही क्या हो जाता है आपका, एक तरीके से कहिए आपका रेटेड करंट फ्लो हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे T2 क्या है आपका, बड़ा है T1 से, तो T2 बड़ा हो जाएगा T1 से। अगला बोलता है इतना इलेक्ट्रॉन है, मतलब n का वैल्यू दिया हुआ 10 का पावर 20, इतना इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, चार्ज का वैल्यू दिया हुआ इतना, तो ये तो एक ही इलेक्ट्रॉन का हो गया भाई, ठीक है, ठीक है, कोई नहीं, पासिंग थ्रू द x पॉइंट टू द y पॉइंट, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जा रहा है इतना, तो करंट बता देना यहाँ पे, ठीक है। तो यही फॉर्मूला लगेगा, I इक्वल टू एन ई डिवाइडेड बाई क्या होता है, T होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या बताना है, एम्पियर बताना, ठीक है। तो n कितना है, 10 का पावर 20, ई आपका वैल्यू दिया 1.6 इंटू 10 टू पावर -19, टाइम आपका दिया हुआ यहाँ पे कितना टाइम, 0.1 सेकेंड, ठीक है, 0.1 सेकेंड। इसको आप कैल्शियम में वैल्यू पुट कीजिए, 10 का पावर 20 गुना 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 डिवाइडेड बाय आपका 0.1, इसका आ जाएगा 160 एम्पियर भाई, ठीक है। थर्ड, अगला बोल रहा है नो करंट फ्लो बिटवीन टू चार्जेस बॉडी, तो कोई भी करंट कब नहीं फ्लो होगा, जब पोटेंशियल आपका क्या होगा, सेम हो जाएगा। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर कितना है, 69। तो 69 में देखिए भाई ये इजी आपका इसी फॉर्मूले पे लगेगा, आर टी इक्वल टू क्या होता है आपका, R नॉट 1 प्लस अल्फ़ा T2 माइनस T1। तो इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग नहीं, कितना हो गया आपका 70 तक हो गया ना, और इसमें से टोटल आपके 100 क्वेश्चंस होंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपका ये पूरा चैप्टर ही कवर हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा आपका।